दोस्तों, अगर आपको आपके घर के आसपास या फिर घर के सामने वाले कोई भी इलाके में अगर आपको मरा हुआ सांप या फिर मरा हुआ जानवर दिखे तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आएगा? जाहिर सी बात है, आपको गुस्सा आएगा क्योंकि उससे दुर्गंध आती है और आप उसको गाली दोगे कि ये दुर्गंध अभी तक साफ क्यों नहीं करवाया गया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, ऐसे ही मरे हुए सांपों को देखकर एक अकेले इंसान ने बिना किसी सरकारी मदद और बिना किसी मशीनरी की मदद से सिर्फ अपने हाथों से 550 हेक्टेयर रेत से भरी हुई एक आइलैंड को 30 सालों में 4 करोड़ यानी 40 मिलियन पेड़ लगा के सेंट्रल पार्क ऑफ न्यूयॉर्क से भी ज्यादा बड़ा एक फॉरेस्ट बना डाला है, ताकि आगे से कोई ऐसे सांप जानवर या फिर कोई भी पक्षी ना मरे। नमस्कार दोस्तों, कॉमिक्स बुक्स और फिल्मों में आप लोगों ने सुपर हीरो तो देखे होंगे। जब भी कोई दुनिया में मुसीबत आती है, आ जाते हैं ये लोग दुनिया को बचाने के लिए। बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का नाम सुना है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, ये रियल लाइफ सुपर हीरो है। हाय, माय नेम इज जादव पायक। आई एम ए फार्मर। जो लड़ रहे हैं नेचर और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। हम सब देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती पर जो भी बर्फ है वो कैसे जल्दी जल्दी पिघलने लग रही है। नदियों का पानी हानिकारक और सूख रही है। नदी में कोई गंदा पानी नहीं है। गार्बेज और डंप यार्ड की वजह से कैसे लैंडफिल का साइट्स और ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। लालच के चक्कर में डायमंड माइनिंग के नाम पर कई हेक्टेयर्स जंगल को मिनटों में खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। दिल्ली, बेंगलोर जैसे जगह में तो सांस लेना तक मुश्किल है। पता नहीं वहाँ के लोग वहाँ कैसे जीते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो ऐसे मुद्दे को, ऐसे प्रॉब्लम्स को देखकर मोदी जी की तरह आंखों में मास्क पहन लेते हैं, मतलब उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इन समस्याओं को पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उनका सोल्यूशन निकालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को त्याग देते हैं। और वैसे भी हम हिंदुओं का मतलब ही है त्याग करना। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसान से मिलवाना चाहूँगा जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। इकोनॉमी करते মোক মানুহে পাগল বুলিয়ে কৈছিল। সদায় গছকে ৰুই থাকেহি, গছ কাটিব নিদিয়ে। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ बोलना था मुझे कि अब से ऐसे ही रियल लाइफ सुपर हीरो के ऊपर मैं वीडियो बनाया करूंगा और इन सारे वीडियोस को एक सीरीज के अंदर बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्राउड ऑफ इंडिया। और ये सीरीज को बनाने का मकसद है आपको और एडुकेटेड करना, आपको और जागरूक बनाना और आप ऐसे इनक्रेडिबल लोगों से मिल सके जो दुनिया भर में फैले हुए हैं हमारे भारत देश से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका सपोर्ट, आपका एनकरेजमेंट और आपका प्यार मिलेगा ताकि इस सीरीज को ऐसे ही और कंटिन्यू करते जाओ। तो दोस्तों, चलिए आपको मिलवाता हूँ आज का प्राउड ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया से। शुरू से शुरू करते हैं। 1963 में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट आसाम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव अरुणा चापोरी में, जिस गांव के पास से आसाम के सबसे बड़े नदी ब्रह्मपुत्र बहती है, वहीं पर एक गरीब मिसिंग ट्राइबल फैमिली में हमारे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया उर्फ जादव पायंग जी का जन्म हुआ था। और उनको घर में प्यार से मूला करके बुलाते थे। मूला मतलब मूली। और मूली से धीरे धीरे डेवलप होके उनका नाम पड़ गया मुलाय। उनको घर में किस नाम से बुलाते थे इसका इस वीडियो में बहुत बड़ा मतलब है, इसीलिए मैंने शेयर किया इस बात को। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कई सारे आइलैंड हैं, उसमें से एक है माजुली आइलैंड, जो सबसे खूबसूरत आइलैंड है। और क्या आपको पता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड माजुली आइलैंड है जो हमारे इंडिया में है। और ये बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
खैर बैक टू द पॉइंट, जादव पायंग जी का एजुकेशन क्लास 10 तक ही था, क्योंकि उन्होंने क्लास 10 में ड्रॉप आउट किया। लेकिन उनके लाइफ में मेजर टर्न तब आया जब 1979 में आसाम में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था तब। Wash away livelihoods. और उस फ्लड में चाइना और अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए कई सांप और पेड़ों का बीज और बहुत सारे कचरा बह के आके माजुली आइलैंड में अटक गया, मतलब माजुली आइलैंड में फंस गया हो। 1979 में जो वार फ्लड हुआ उन्होंने बहुत चाप आया था अरुणाचल प्रदेश फिर चाइना। उन्होंने जब तो पानी तो जल्दी जल्दी सूखा गया, उधर शताधिक सांप जून जुलाई में मर गया। मरने के बाद मेरा प्याला एक दिन तो हम लोग भी ऐसे ही मर गया। तो मरे हुए 100 सांपों के स्केलेटन्स को देखकर जादव पायंग की मन में बहुत दुख हुआ। उनके मन में सवाल आया कि इन सांपों को कैसे बचाया जाए, और उनके मन में यह भी सवाल आया अगर आज सांप मर रहे हैं तो कल को हम इंसान भी ऐसे ही मर जाएंगे। सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा मेरा दिमाग में आ गया। उसके साथ दूसरा दिन गया था बाफेलो के साथ से मैं गया था देवरी कम्युनिटी, ट्राइबल आदमी है, यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो देवरी कम्युनिटी भी एक कम्युनिटी है जो आपको आसाम में मिलेंगे। तो जादव पायंग जी उनके पास गए और उनके पास जाके किसी बुजुर्ग से पूछा उन्होंने कि सांप को बचाने के लिए क्या करना होगा। और हाँ, तब जादव पायंग जी बस 16 साल के थे। तो देवरी कम्युनिटी के बुजुर्ग ने कहा कि अगर सांप को बचाना है तो दुनिया की सबसे बड़ी घास उगाओ। मेरा मालूम नहीं है विश्व से सब उतना घास क्या, तो वो लोग समझा दिया है क्या बैम्बो। और वहीं पे देवरी कम्युनिटी में ही जादव पायंग जी को किसी ने 50 बेम्बो बीज और 25 बेम्बो सैपलिंग्स दिए और कहा कि इसको जाके प्लान कर दो, हमसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे रेत है। This is why he plants. फिर क्या था, देवरी कम्युनिटी से उन्होंने बीज और सैपलिंग्स उठाए और 16 साल का जादव पायंग जो उस वक्त क्लास 10 में था, उन्होंने अपने पढ़ाई से ड्रॉप आउट किया और निकल पड़े उसे प्लान करने के लिए। उनको कोई भी आइडिया नहीं था कैसे होगा ये कैसे नहीं होगा, लेकिन उनको विश्वास था अपने आप पर कि वो कर लेगा। वो लोग 50 बेम्बो बीज देता है, 25 बेम्बो देता है। जो सांप मरा है वो घेर के उसको हम क्या कराया तो उसको कलची 50 तो लेके आया था, नीचे फुटा करके 5 दिन के अंतर पानी दे दे के वो लोग जल्दी जल्दी अब बढ़ा जाता है। गांधी जी ने बड़ी फेमसली कहा था कि अगर मैं अपने आप से कहता रहूं कि मैं एक निश्चित काम नहीं कर सकता तो यह पॉसिबल है कि मैं सच में इसे करने में असफल होने के कारण समाप्त हो सकता हूँ। इसके ऑपोजिट अगर मुझे विश्वास है कि मैं इसे कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से इसे करने की कैपेसिटी हासिल कर लूंगा, भले ही मेरे पास शुरुआत करने के लिए कुछ भी ना हो। जिस दिन से उन्होंने आइलैंड पर बेम्बो प्लान किया उसके बाद से वो हर दिन आइलैंड जाते रहे। उनका घर आइलैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और उनके घर से आइलैंड तक जाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के एक पोर्शन को क्रॉस करना पड़ता है। अब उनका डेडिकेशन देखिए, वो हर सुबह 3 बजे घर से निकलता और नाव लेके 4 बजे तक आइलैंड पहुंचता और आइलैंड पहुंच के डेली वहाँ पर एक एक नया ट्री लगाते थे। उनको कोई आइडिया नहीं था कि ये होगा कि नहीं होगा क्योंकि सारे तो रेत है, लेकिन फिर भी वो लगाते रहे हर रोज। वो सुबह 3 बजे आके तो 3:30 बजे 4 बजे आ जाता है। बोट लेके आने से भी 20 मिनट समय लगता है। जब 5 बजे यहाँ पहुँच जाता है, जब बोट से फिर ऊपर निकलता है बाईसाइकिल से आ जाता है। उसका आने में जब आधा घंटा 1 घंटा ले लेता है। अच्छा, उनको विश्वास था कि चींटी जो है वो जमीन को उपजाऊ करते हैं, तो उन्होंने अपने गांव से पॉलिथीन में चींटी भर भर के रोज ले जाते थे आइलैंड, और वो जहाँ जहाँ पेड़ लगाते थे या फिर पेड़ का जो बीज डालते थे उसके आसपास चींटियों को छोड़ देते थे। और ये करते करते वो इतना चींटी छोड़ दिए आइलैंड पर कि जो 1917 में जो बाढ़ आया था, जो पहाड़ से बीज आया था, ये भी जल्दी जल्दी निकाल के वो बड़ा हो गया। और उस आइलैंड पर जो पहला पेड़ उगा वो उसी बीज से उगा जो फ्लड में बह के आए थे। इसी तरह आइलैंड में जितने भी रेत थे सॉयल बायोडाइवर्सिटी में बदलने लगा, मतलब वो उपजाऊ होने लगा।
और इसी तरह दिन गुजरते रहे और यादव जी और डेडिकेटेड होते रहे और हर रोज घर से आइलैंड जाते हैं और वहाँ पर अपने पेड़ पौधों का दिन भर देखभाल करते हैं और शाम को अपने घर वापस आते हैं। इस चक्कर में उन्होंने ना कोई जॉब की और ना ही कोई दूसरा काम। इस नेचर के लिए उन्होंने खुद को और खुद की जीवन की हर खुशियों को त्याग दिया है, मतलब आत्मसमर्पण कर दिए थे उन्होंने नेचर के नाम। वो पेड़ लगाने में और पेड़ों की देखभाल करने में वो इतनी मग्न हो गए थे कि वो अपना शादी करना तक भूल गए थे। उन्होंने बाद में 42 की एज में शादी की। अच्छा हाँ, उनके फॉरेस्ट में अपना एक झोपड़ी भी है जहाँ उनका खाना बनता है दोपहर का और रेस्ट टाइम में वहीं पे सोते हो और उनके फॉरेस्ट में जो भी विजिटर्स जाते हैं वो उनको वहीं पे रुकवाते हैं। पाई गलोহি পিছল बहुत खूब पिछल তো এইখনে এখন ঘৰ হাবিৰ মাজত বহুত ধুনীয়াকৈ আটোমটোকাৰীকৈ বনাই লোৱা হৈছে আৰু খোৱাৰ ৰন্ধাৰ কাৰণে জেগা আছে। তো ইয়াত আপুনি ৰন্ধা মেলা কৰে নিজৰ কাৰণে বা বেলেগৰ কাৰণে? হয়, তো ইয়াতে ৰন্ধা খোৱা হয়। আৰু থকাৰ কাৰণে কোনফালে আছে বুলি কৈছিলা? মানে খোৱা এইটো ধৰা তোমালোকৰ এটা এই জেগাটো গোহালি আৰু এইফালে গৰু। ওপৰত মানুহবোৰে তলত গৰু পোৱালি থাকে। আচ্ছা, বস্তুটো কৈ দিব কেনেকুৱা কি হয়। এইটো ইয়াত পৃথিৱীৰ যিমান আহিব ছুইডেন, বেলজিয়াম, ইটালী উপায়ুক্তসকলে ইয়াত এইখন বিচনাত শুব। আৰু তলত গৰু গৰু পোৱালি থাকে। ये सारे बेम्बो से बनाया हुआ है, सारे नेचर से ही बनाया हुआ है। हम सब के लिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? कोई मोबाइल देखता है, कोई काम में जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन जादव पायंग जी का हर सुबह एक नया पेड़ लगाने से शुरू होता है। डेडिकेशन, पैशन और ऑब्सेशन देखिए जादव पायंग जी का। और उन्होंने अपने सारे सुख और ऐशो आराम की जिंदगी से मुंह मोड़ लिए और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दिया। जिस काम से उनको 1 रुपया तक नहीं मिलने वाला, जिस काम से पर्सनली उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, उस काम के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी है। दोस्तों, ये वीडियो शुरू हुई थी रेत से भरी हुई एक आइलैंड के साथ, लेकिन आज 42 साल बाद एक अकेले इंसान ने अपने हाथों से उस रेत से भरी हुई आइलैंड को मोलाई फॉरेस्ट में बदल डाला, जो 1360 एकड़ यानी 550 हेक्टेयर्स एरिया में फैला हुआ है। अगर आप एकड़ और हेक्टेयर्स का अंदाजा नहीं लगा पाते हो तो ये 5.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहां एक अकेले इंसान ने 4 करोड़ यानी 40 मिलियन से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं। इस रेत से भरी हुई 550 हेक्टेयर के आइलैंड को जादव पायंग जी को ग्रीन करने में 30 साल लगे थे। मतलब 1979 से लगभग 2009 तक उन्होंने ग्रीन कर दिया था। आज वो 42 साल हो गए और पहले दिन से आज 42 साल तक जादव पायंग जी हर रोज सुबह 3-4 बजे उठते हैं और नाव लेके अपने फॉरेस्ट जाते हैं और हर रोज एक प्लांट करते हैं और उनकी फॉरेस्ट को मोलाई फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। अब उनके फॉरेस्ट का नाम मोलाई फॉरेस्ट क्यों पड़ा? जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा, उनका घर का नाम मूला थे जो बाद में बदल के मोलाई बना। वहाँ के स्थानीय जो लोग थे उन्होंने उसको मोलाई फॉरेस्ट बोल बोल के इतना पॉपुलर कर दिया कि अब हर आर्टिकल में, हर रिसर्च पेपर में, हर पब्लिकेशन में उनके फॉरेस्ट का नाम मोलाई फॉरेस्ट लिखा गया है। तो ये अब ऑफिशियल नाम है उनके फॉरेस्ट का, मोलाई फॉरेस्ट। मोलाई फॉरेस्ट के अंदर 300 हेक्टेयर जमीन तक सिर्फ बेम्बो प्लांट्स है और कई हजार प्रजाति के पेड़ पौधे आपको मिलेंगे वहाँ पर। अच्छा, आज 42 साल बाद 1979 की फ्लड में अरुणाचल चाइना से जो बीज बह के आया था और जहाँ से उस फॉरेस्ट का पहला पौधा उगा था, क्या आप उस पौधे को देखना चाहोगे? ये 50 बेम्बू लगाने के बाद ये पहले पेड़ रुपया, वो क्या हुआ था? ये पेड़ वो फसल भगल टूटल लकड़ी से अरुणाचल प्रदेश से आया था फ्लैट में। जब आके मैं जो दरिया में देखा है ना, उसको यहीं बैठा दिया। ये मेरा पहले पेड़ रोपने वाला ये भी है। ये पेड़ क्या है? एलिफेंट का फ्रूट है और पक्षी का जो है बीज लगता है उसको वो पक्षी का भी या खाने वाला चीज़ है, इसके लिए वो बहुत अच्छा है। जादव पायंग जी ने सिर्फ
प्लांटेशन नहीं की है, उन्होंने पूरा एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्रिएट कर दिया है। এতিয়া সেইখন হাবিত অটব্য অৰণ্য হোৱাৰ কাৰণে 115টা হাতী তাতে 3 মাহ দিন থাকে আৰু সেইদৰে গড় থাকে, হৰিণা থাকে, বাঘ থাকে, বিভিন্ন 40 বছৰৰ মূৰত এই বছৰ শগুন দেখিছোঁ, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই। और फिर मोलाई फॉरेस्ट में आपको कई अलग अलग प्रजातियों का बंदर मिलेगा, जंगली सुअर मिलेगा, खरगोश मिलेगा, सांप, बिच्छू आदि सब ने मोलाई फॉरेस्ट को अपना घर बना चुका है। और 100 से ज़्यादा हाथियों का झुंड हर साल मोलाई फॉरेस्ट आते हैं और उनके फॉरेस्ट में 6 महीने गुजर के जाते हैं और उन 6 महीनों में वो हाथी उनके फॉरेस्ट में 10 बेबी एलिफेंट को जन्म देते हैं। जादव पायंग जी और उनके मोलाई फॉरेस्ट को लेकर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा जी का कहना है कि अपना कोशिश से एक बंजर ज़मीन को, इतना बड़ा बंजर ज़मीन को उन्होंने एक जंगल में तब्दील किया। तो जहाँ आज फॉरेस्ट है, जहाँ जंगली जानवर आते हैं, हाथी आते हैं, शेर आते हैं, इवन राइनो भी आते हैं, गंदा भी आते हैं। तो देखिए इतना बड़ा योगदान जो है ना, इट नॉट ओनली एन आई ओपनर फॉर असम, जो प्रकृति से सीख लिया है उसने, और ये सीख ले करके उनको मालूम है कि अगर ये जंगल रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, चिड़िया रहेगा, तब जाके हम भी रहेंगे, दुनिया रहेंगे। अब कुदरत खुद इस जंगल को बसाने में जुटी है। बरसों की मेहनत से बना ये जंगल दुनिया के लिए मिसाल है और जादव खुद कुदरत से प्यार करने की सबसे बड़ी मिसाल बन गए हैं। दुनिया की सबसे जीनियस माने जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, बस इतना है कि मैं समस्याओं के साथ अधिक समय तक रहता हूँ। अब दोस्तों, जहाँ कोई मुसीबत ना आए वो महान काम ही कैसा। जादव पायंग जी ने फॉरेस्ट तो बना दिया, जानवर को तो अपना घर दे दिया, लेकिन मोलाई फॉरेस्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर लोग भी बसते हैं। लोगों का खेती है, उनका पालतू जानवर है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, ये सब। और जब एलिफेंट आते हैं, आपको पता होगा शायद, एलिफेंट जब भी गांव में आते हैं झुंड में, तब वो आसपास के सारे घर को तोड़ देते हैं और आसपास जितना भी खेत है, सारे खेत के फसल खा जाते हैं और सारे खेत उजाड़ देते हैं। सारा ये खेती रहा, पोक रहा था, वो पूरा हाथी ने खा गया। उसका बाद में फिर ये दोबारा लगाया, फिर भी अभी नुकसान कर रहा है। ये हाथी के पैर देखो। ये वो एलिफेंट आया था 2008 में। जब एलिफेंट आया था, वो गांववासी को मकान उकान तोड़ देता है। तोड़ने के बाद गांववासी ने मेरे साथ घुसा हो गया, तो जंगल बनाने में एलिफेंट आया था। और इतना ही नहीं, बंगाल टाइगर वहाँ के लोगों का पालतू गाय, भैंस, मुर्गा ये सब खा जाते हैं। इसी वजह से जादव पायंग जी के कम्युनिटी के लोग ही उनके खिलाफ हो गए थे और एक लोकल इंसान तो उनको मारने तक के लिए आ गए थे। एक टाइम हमको जादव को गांव का आदमी मार लगाया, क्या है, हाथी रुकता सब घास गिरा दो। हाथी जब आएगा, आता है, घास में रहता है। और सारे गांव वाले कहने लगे कि आपका फॉरेस्ट को काट डालो, इसके वजह से हमें बहुत तकलीफें हो रही है। आप फॉरेस्ट को काटने की बात पर जादव पायंग जी बोलते हैं कि जंगल बना के तू एलिफेंट आता है, इसके लिए ये जंगल काटने देगा। तो उन लोग को बुलाया, जब काटने के लिए आया था तो मैं बोला मेरे को आगे काटो, उसके बाद पेड़ काटो। पेड़ हमारा आप लोग का घर में जाके पेड़ ने मकान उकान नहीं टूटता है, एलिफेंट टूटता है। एलिफेंट के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आप लोग का एमएलए भी है, एमपी भी है, चीफ मिनिस्टर भी, भारत का प्रधानमंत्री भी, उसके साथ बातचीत कर ले, मैं पेड़ काटने नहीं देगा। फिर जादव पायंग जी ने कहा कि इसमें जानवरों का कोई गलती नहीं है, लोगों ने ही इतना जमीन पर कब्जा कर लिया कि जानवर कहाँ जाएंगे। वो लोग का जितने भी जमीन है, वो लोग का आदमी सब ने खरीद कर लिया, सब मकान उकान बना लिया, खेत करा लिया। वो लोग कहाँ जाएगा? एक आदमी खाने के लिए कितने चावल का ज़रूरत है? 100 ग्राम 200 ग्राम। वो लोग एक एलिफेंट ने दिन भर 3 कुंटल घास और 90 लीटर पानी पीता है। और वो लोग का मकान उकान जब तोड़ के आदमी बैठा दिया, वो लोग कहाँ जाएगा? आदमी जो करा है वो खा नहीं सकेगा। उसके लिए प्लांटेशन भी नहीं है ना, ऑल ओवर इंडिया का प्लांटेशन भी नहीं है।
मैं देखा गया प्रकृति से जो देखा है ना वो मेरे साथ जो जानवर मिला है, कोई जानवर भी आदमी को मारने नहीं ले आता है, आदमी ने मारने जाता है। जब तक वो लोग का खाना मिलेगा आदमी का मकान उखान नहीं तुरेगा, खाना जब मिल जाएगा, इसके लिए बना रहा है उधर। लेकिन फिलहाल आज की डेट पर सारे लोकल्स उनके सपोर्ट में हैं। तो जादव पायन हुआ रहा तो हाथी आकर उसका वो मुलाई काटनी जो अभी बोलता है वहीं पर रहता था, इसीलिए वो लोग थोड़ा बोला जाए लो काट दिया जाए, हम तेने से बोला था। उसका बाद में तो कोई कुछ नहीं किया। जादव पायंग जी के काम को किसी ट्रॉफी या सर्टिफिकेट से दबाया नहीं जा सकता, फिर भी एक सम्मान के तौर पर देश और विदेशों से उनको कई सम्मान मिले हैं और कई अवार्ड्स मिले हैं। उनमें से कुछ मेजर ऑनर्स और अवार्ड्स है। सबसे पहला 2015 में उनको पद्म श्री श्री जादव पायेंग वन संरक्षण इंडिया का सबसे बड़ा 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया। अब जादव पायेंग जी पद्मश्री जादव पायेंग बन चुके हैं। फिर 2015 से पहले 2012 में उनको वाइल्ड लाइफ सर्विस का अवार्ड मिला। फिर 2020 में स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड मिला उनको, और 2020 में ही उनको कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड मिला जो यूएस से मिला उनको। बाकी उनको कई रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से इन्विटेशन रोज मिलते हैं। उनमें से एक है जेएनयू। यही जेएनयू में ही 22 अप्रैल 2012 को जेएनयू की वाइस चांसलर और जो साइंटिस्ट भी है मिस्टर सुधीर कुमार सोपोरी जी ने जादव पायेंग जी को द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था, मतलब उपाधि दिया था। उस दिन से जादव पायेंग जी बन गए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की स्टोरी पर अवार्ड विनिंग अमेरिकन राइटर सोफिया घोल्स जो चिल्ड्रन बुक राइटर है, उन्होंने द बॉय हु ग्रीव ए फॉरेस्ट नाम से ये चिल्ड्रन बुक लिखी। यहाँ तक कि यूएस की कई सारे स्कूलों में हमारे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की स्टोरी को पढ़ाया जाता है। और आसाम एजुकेशन बोर्ड ने भी जादव पायेंग जी के नाम पर क्लास 8 और क्लास 9 के सिलेबस में एक चैप्टर ऐड कर दिया है। और साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जादव पायेंग जी के ऊपर एक चैप्टर ऐड किया हुआ है उनके स्कूलों में। देसी और विदेशी कई स्टूडेंट्स भी जादव पायेंग जी के मोलाई फॉरेस्ट के ऊपर फॉरेस्ट की क्या मेथोडोलॉजी है उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। This man single-handedly planted this gigantic forest. I felt so much inspired, and I hoped that maybe there will be a way to spread his message and show everybody how much one single person can achieve. And after having met Payeng in person and been in his village, my feeling actually became stronger. Seeing people that live so close to nature is like, it just gave me hope. I really hope that the people who are seeing this movie will maybe consider their own style of living and see what else they can do and how one single person really can change something. यहाँ तक कि TEDx पर जादव पायेंग जी ने आज तक 3 से 4 स्पीच दे चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके सुन सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए उनका हिंदी इतना ठीक नहीं है और TEDx की वीडियो में सबटाइटल भी नहीं है, तो आप थोड़ा अपने कॉमन सेंस से समझ जाइएगा। तो जादव पायेंग जी खुद में एक एपिक सागा है जो हमेशा अमर रहेंगे, जो कभी नहीं मरेंगे। दुनिया जब तक रहेगा तब तक उनके काम को याद किया जाएगा और तब तक उनके काम से लोगों को बेनिफिट होते रहेगा। दोस्तों, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेना है, अच्छा नौकरी लेना है, फिर एक बीवी भी लाना है, फिर भगवान के पास जाके मन्नत भी मांगना है। मतलब सब लेना है, अपने लिए लेना है, लेकिन देना कुछ नहीं है। और जब देने की भी बारी आई तो उसको दान का नाम दे दिया गया, डोनेशन का नाम दे दिया गया। मतलब उस पे भी हमने अपने लिए क्रेडिट ले लिया कि हमने दान किया है, हमने डोनेट किया है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत है, अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या दिया है। जादव पायेंग जी ने शुरू किया था 1979 में और उनका फॉरेस्ट डिस्कवर हुआ 2008 में। मतलब लगभग 30 साल के बाद। उन 30 सालों में किसी को कानो कान खबर नहीं था कि एक अकेला इंसान अपने हाथों से फॉरेस्ट बना रहा है
इवन स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं पता था कि वो फॉरेस्ट बना रहा था। उनके फॉरेस्ट को डिस्कवर करने का क्रेडिट जिंटू कलिता को जाता है, जो एक आसाम के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। उन्होंने जब उनके फॉरेस्ट को डिस्कवर किया तब उन्होंने आसाम के एक रीजनल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा। जिंटू कलिता ने जब उनको डिस्कवर किया, फिर उनका जब आर्टिकल लिखा, उसके बाद से पूरी दुनिया भर में जादव पायंग को जाना गया और उनके मोलाई फॉरेस्ट को जाना गया और उनके फॉरेस्ट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पूरा देख लेना डॉक्यूमेंट्री। तो मेरा ये सब कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, जादव पायंग जी कुछ पाने के लिए वो नहीं कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि कोई जिंटू कलिता आएगा, मेरे बारे में लिखेगा और मैं इतना मतलब पूरे दुनिया भर में मेरा नाम छा जाएगा। उनको ये सब नहीं चाहिए था। उनको पता ही नहीं था कि अवार्ड भी होते हैं कुछ। वो एक्चुअली वेरी सिंपल मैन, अवार्ड पर लेने के लिए वो काम नहीं किया था। बाद में देखा जाए कि हम लोग गवर्नमेंट जो काम नहीं किया था वो काम वो अकेला करा। उनके वीडियो से, उनके वीडियो क्लिप से आपको पता ही लग रहा होगा वो किस नेचर के इंसान है और वो एक ऐसा इंसान है जो कैमरे के सामने आंख उठा के नहीं देखते, नीचे देख के बात करते हैं। वो जादव पायंग जी तो बस प्रकृति को बचा रहे थे, उनकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बचा रहे थे ताकि हम इंसान बच सके। बिना किसी स्वार्थ के कर रहे थे वो, अपने जिंदगी को सेक्रीफाइस करके, अपना हर खुशी, हर ऐशो आराम को सेक्रीफाइस करके। हमारे भगवत गीता में एक लाइन है, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तो आज उनको जो ये अवार्ड मिला, ये सब की लालच में उन्होंने ये नहीं किया है। ये उनका सेल्फलेस लव है नेचर के लिए, जो एक इंसान दूसरे इंसान से कभी नहीं करते। इवन एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से भी नहीं करते। मैं अगर किसी से प्यार करूँ तो मेरा मकसद ये होगा कि मैं उसके साथ शादी करूँ। तो यहाँ पर एक रीज़न आ गया है, मैं उसको क्यों प्यार कर रहा हूँ। लेकिन जादव पायंग जी का ऐसा कोई मकसद नहीं था। उनको नेचर से कुछ भी नहीं चाहिए। उनका बस मकसद था कि सांप, बिच्छू, जानवर, पक्षी, इनको रहने के लिए एक घर मिले और उनकी जान कभी ना जाए, और जिसके वजह से हम इंसान भी बचे रहेंगे। इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस पेड़ लगाना ही नहीं, हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, जो एक क्लास 10 ड्रॉप आउट लड़के ने हमें सिखाया है। ये देने से भी क्या होगा, पहले धरती बसाने से ज़रूरत है। धरती बसाएगा ये सम्मान देगा, धरती नहीं बसाएगा तो कैसे रहेगा? धरती नहीं रहेगा तो क्या होगा? देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिल चुका है। वो पद्मश्री है, लेकिन आज भी वो जमीन से जुड़े हुए हैं। 0.0% भी उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है कि उनको इतना सारे अवार्ड मिल चुका है, इतना सारा सम्मान मिल चुका है, पूरी दुनिया भर में वो फेमस है, फिर भी वो आज इतने ग्राउंडेड है। आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आप थोड़ा सा उनकी कम्युनिटी को जानिए। जादव पायंग जी मिसिंग कम्युनिटी से है और ये मिसिंग कम्युनिटी आपको आसाम के जंगल एरिया में ही मिलेंगे। वो लोग वही रहते हैं। मिसिंग कम्युनिटी का क्या है, वो प्रकृति से दिया, प्रकृति से लिया। 3 वस्तु बाजार से लेता है, मैस, केरासिन, लवण, ये 3 वस्तु लेता है। बाकी सब ये फॉरेस्ट में मिलता है और अपुन तैयार करके खाता है। इसके लिए फॉरेस्ट बहुत अच्छा है मिसिंग कम्युनिटी का। एनवायरमेंटल रिसर्च स्कॉलर अनिल कुमार जी मिसिंग कम्युनिटी के ऊपर कहते हैं कि आज के मॉडर्न IT वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सबसे कम चीज़ों के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। ये चीज़ मैंने पढ़ा था और मिसिंग कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है करके मैंने यहाँ पे वो विषय को देखने के लिए यहाँ पे आ गया था। और जब मैं देखता हूँ हकीकत में ये वैसे ही कम्युनिटी है जहाँ पे समझ लीजिए खाली 3 चीज़ हैं जो ये मार्केट से ख़रीदते हैं। एक हो गया काड़ी की डिब्बा, नमक और मिट्टी का तेल। अजूबा लगता है कि ऐसे अभी भी मैं जो पढ़ के आया था वो यहाँ पे हकीकत में हो रहा है। शादी के बाद भी आज तक जादव पायंग जी वही रहते हैं अपने फॉरेस्ट के 3 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ उनका घर था। आज भी वो वही रहते हैं उनके बीवी और उनके 3 बच्चों के साथ। 30 ईयर्स के बाद ये फॉरेस्ट जब हुआ और तो यही मेरा शादी हुआ, यही मेरा जो लड़का बच्चा 3 है ना, यही जन्म था, ये मेरा घर है। जादव पायंग जी इतने सिंपल है और इतना ग्राउंडेड इंसान है कि आज भी उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं है या फिर कोई मैनेजर नहीं है। आप बिना अपॉइंटमेंट लिए उनसे मिलने जा सकते हो, आप जब चाहो उनसे मिलने जा सकते हो। তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিলে? আমি গুৱাহাটীৰ পৰা। টিভিত দেখি থাকো, শুনি থাকো, আজি বোলো লগ কৰিব আহিছো আৰু। यहाँ तक कि अगर वो आपको घर में मिल गए, उनको बोलो कि मुझे आपके फॉरेस्ट देखना है, वो खुद आपको नाव में बिठा के उनके फॉरेस्ट को दिखाने ले जाएंगे। कोई गाइड नहीं मिलेगा वहाँ पे, वो खुद ही आपके लिए सब कुछ करेंगे। नार उठा অভ্যাস আছে নাই? আছে।
আজি আকৌ মানুহবোৰ নদুকি মৰে নহয় গাঁৱত লখিমপুৰ इवन उनकी पत्नी आपको चाय नाश्ता परोसेंगे। एक पद्मश्री के घर जाओगे आप और वही आपको सर्व करेंगे, उनका कोई नौकर चाकर नहीं है और उनका लाइफस्टाइल यही है। वो आज भी सुबह 3 बजे उठकर अपने फॉरेस्ट जाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं और दिन भर वही रहते हैं और अपने पूरा फॉरेस्ट का देखभाल करते हो। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का फैमिली तो बता ही दिया मैंने आपको ऑलरेडी। बीबी और 3 बच्चों के साथ उनका एक छोटा सा हैप्पी फैमिली है और उनके काम के लिए उनका फैमिली उनको फुल सपोर्ट करते हैं। Helping Jadhav in his daily chores is his wife Binita Paying, who has supported him in every step of this incredible journey. फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ने अपने बच्चों को भी यही सब सिखाया है कि कैसे नेचर से प्यार किया जाता है। गांव से भी ये जंगल बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत पसंद है यहाँ पर। मुझे ये अच्छा लगता है कि यहाँ पर वो जब चिड़िया है और यहाँ पर प्राकृतिक जो सौंदर्य है बहुत मुझे अच्छा लगता है और यहाँ पर हवा भी अलग है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की बीवी उन पर बहुत गर्व करती है और कहती है कि মই গছ পুলি ৰোৱাৰ বাবে আৰু ইমান কিবা গোটেই ভাৰতৰ বিখ্যাত এই মানুহটো গছ পুলি ৰোৱাৰ কাৰণে হৈছে আৰু মোৰ ইমানেই আৰু গৌৰৱ। अब एक इंसान अगर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही फ्री में पेड़ पौधे लगाने में और उनका देखभाल करने में बिता दे तो ऑब्वियसली बात है वो अपना घर परिवार कैसे संभालेगा। खाने के लिए तो पैसा चाहिए होगा। उनका इनकम का सोर्स भी नेचुरल प्रोसेस का ही है। जी हाँ दोस्तों, उनके पास 100 से भी ज़्यादा गाय है और 100 से भी ज़्यादा भैंस है। उनका दूध बेचकर उनका गुजारा चलता है। जादव पायंग जी कहते हैं कि इंसान के पेट को खाने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। Farm animals are their only source of livelihood. Most of their time is spent in preserving the environment and saving the planet. आज की डेट में 100 में से 90 लोग इस फिलोसफी से जीते हैं कि वो लोग जितना भी कमाए उनके लिए वो कम है। चाहे कोई अरबों खरबों रुपया ही कमाए उनके लिए वो भी कम है, उनको और कमाना है आगे। लेकिन हमारे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का फिलोसफी कुछ और ही कहती है। मैं तो फ्लैट में नहीं रहता, जंगल में रहता, जंगल ही मेरे लिए फ्लैट है। इसके लिए और 0 नंबर कोई नहीं है। और दुनिया के सबसे सुशी मने अपन हाँ मैं है और दूसरा कोई नहीं है। मैं जब तक जिंदे रहेगा, मैं तो उम्र तो ज़्यादा हो गया, अभी जितने दिन रहेगा उतने दिन में पेड़ रुकेगा। हम तो सबको ऑक्सीजन देने पड़ेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ जाएगा तो वहीं भी पेड़ रुकता है। अब पेरिस में जाकर भी वहीं भी पेड़ रुकता है। सब लोग देशों में पेड़ रुकने चाहिए। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का लाइफ फिलोसफी सुनने के बाद मुझे ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का एक बात याद आ गई। एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर एक रास्ता दूसरों से बेहतर है तो आप निश्चित हो सकते हो कि ये प्रकृति का रास्ता है। अब उनका नेक्स्ट टारगेट है उनके ही मोलाई फॉरेस्ट के सामने 2000 हेक्टेयर्स की एक आइलैंड को अगले 10 सालों में वो ग्रीन करेंगे, जो पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़ा एरिया है। और ये नया यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, नीचे है। 2000 हेक्टेयर ले लिया तो 2011 से शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा पेड़ बड़ा बड़ा होता है, लेकिन अभी तो ज़्यादा प्लांटेशन करने का ज़मीन है, लेकिन ये तो 10 ईयर्स में ग्रीन हो जाएगा। तो उनका दूसरा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल है और ये हमारे इंडिया के लिए एक प्राउड की बात है। हमारे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया को मैक्सिको के एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ एज़टेका ने इनवाइट किया है कि आप हमारे यहाँ आइए और नॉर्थ अमेरिका कंट्री में हमें 70 लाख पेड़ लगाने में गाइड कीजिए और मदद कीजिए। और हमारे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ने भी इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और वो डील साइन कर चुके हैं। हमारे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया अगले 10 सालों तक मैक्सिको के साथ इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं। ट्री प्लांट का 3 महीना बहुत अच्छा होता है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो उन्होंने डिसाइड किया वो 3 महीना मैक्सिको में रहेंगे और बाकी के 9 महीना वो इंडिया में ही रहेंगे और वहाँ जाके वो हर दिन 1-1 लाख स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनको एडुकेट कराएंगे एनवायरमेंटल के ऊपर। सबसे पहले तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ने ग्लोबली अपील किया है कि हर देश महीने
महीने में कम से कम 1 हफ्ता लॉकडाउन लगाए ताकि नेचर का बैलेंस बना रहे। फिर फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए कुछ कहा है। মানে এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব তাৰ মানুহ, সেইকাৰণে অৰহৰ প্ৰচেষ্টাত মই ভাবিছোঁ এইষাৰ কথা কৃষি মন্ত্ৰালয়ক বা য'তেই নহওক মই অনুৰোধ কৰিম যে সেইটো প্ৰথম তাত দিয়ক। সেই মানুহখিনি উপকাৰৰ কাৰণেহে লাগে, গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু নাৰিকল গছে এটা কথা আছে, সি হালি নপৰে, সদায় থিয়কৈ থাকে। নদীয়ে গৰা কাটিলেও যিমান হ'লে থিয়কৈ থাকে সি। তেতিয়া প্ৰটেকশ্যনটো যদি ঘনাই ঘনাই ৰোৱা হয় তেতিয়া আৰু প্ৰটেকশ্যন হ'ব, তাৰপৰা মানুহৰ চাহিদা পূৰণ হ'ব, গোলকীয় উষ্ণতা নিবাৰণ হ'ব। তাত মানে 5 বছৰত সেইটো গুটি লাগি এইটো উদ্যোগ গঢ়িলে, বাকীবোৰ 7 বছৰ লাগিব, 2 বছৰ বেক হৈ যাব, তেতিয়া আকৌ ইহঁত হোৱালে এইখন আকৌ ফিট কৰিব পৰা হ'ব। और IIT गुवाहाटी के डॉक्टर अरूप कुमार शर्मा का भी कहना है, Pang has already shown the example that if one person can, at his own effort, can do this kind of plantation, then why not the other? I mean, if we can have economic value, if it is economically viable, if it gives benefit to the people, if we can plan it in this way, then we can do it for the entire catchment. In fact, we have proposed this kind of things already, and we have found that it is economically viable. So that way, if this kind of project can be implemented, and gradually one river, another river, whole entire basin, Brahmaputra basin, I hope that through afforestation, we can solve the problem of flood and erosion to a great extent. फिर फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमारे जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश का देन है, वो ब्रेन ड्रेन वाला सिस्टम है। मतलब हमारे यहाँ एजुकेशन का मतलब बना दिया गया है कि तुम्हें एक अच्छा नौकरी लेना है, लेकिन फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया का कहना है कि हमारे बच्चों को बचपन से ही एथिक्स मॉरल सिखाया जाए, क्योंकि आने वाला समय में पूरी दुनिया उन्हीं को बचाना है। उनका कहना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चा जब एडमिशन लेने जाता है उसी क्लास से, मतलब एकदम प्राइमरी लेवल की क्लास से ही एनवायरमेंटल साइंस को इंक्लूड कर दिया जाए और हर बच्चे से एक ट्री प्लान करवाया जाए स्कूल में या फिर स्कूल के आसपास कहीं पर भी, और उस बच्चे को बस ट्री प्लान करके छोड़ ना दे, उस बच्चे से उस पेड़ का देखभाल कराए अगले 4 सालों तक। और क्लास 4 के बाद उस बच्चे ने उस ट्री को कितना अच्छे से देखभाल किया है और वो ट्री हेल्दी है कि नहीं है उसके हिसाब से उसको मार्क्स दिया जाए। अगर वो अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया तो उस बच्चे को वहाँ पे फेल कर दिया जाए क्लास 4 में। उनका ये भी कहना है जो बच्चा प्लान करेगा उस प्लान से, मतलब उस पेड़ से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो बच्चा अकेले नहीं खाएगा, सारी दुनिया खाएंगे। और फॉरेस्टमैन ने कहा है कि बच्चों को बस एनवायरमेंटल साइंस मतलब ये मत सिखाइए कि बस पेड़ लगाना है, उनको ये भी सिखाइए वो कौन सा पेड़ है, कौन सा सीजन में वो उगता है, उसको क्या क्या चाहिए और उसको कैसे देखभाल करना है, और उसके लिए कौन सा जमीन ज्यादा उपजाऊ है, अगर उपजाऊ नहीं है वो जमीन, उस जमीन को उपजाऊ कैसे बनाए। मतलब A to Z हर चीज इंक्लूड किया जाए प्राइमरी क्लास से ही एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। जैसे प्राइमरी क्लास से ही हमें बाकी सब्जेक्ट्स का हर चीज सिखाता है ABCD से लेके, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बाद में मिलता है। और जब एनवायरमेंटल डे आता है लोग पेड़ लगाने का एक फोटो लेंगे और सोशल मीडिया में देंगे, कुछ लाइक कमेंट आ जाएंगे, बात खत्म। उससे अच्छा आप पेड़ लगाइए और सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं भी करोगे तब भी वो पेड़ ऑक्सीजन आपको देगा ही देगा। और आप सोच के देखिए अगर हर बच्चे से पेड़ लगाए जाएंगे और ये प्रोसेस हर साल अगर कंटिन्यू करेंगे तो आप सोच के देखिए एक समय ऐसा आएगा हमारे इंडिया में हर एक इंसान के लिए एक एक पेड़ होंगे, मतलब एक एक पेड़ एक एक इंसान को ऑक्सीजन देंगे। ब्रिटिश राइटर और फिलोसोफर G.K. शेस्टरन ने भी कहा था शिक्षा समाज की आत्मा होती है क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। मतलब अगर बच्चों को बचपन से ही आप पेड़ लगाना सिखाओगे, नेचर से प्यार करना सिखाओगे तो आने वाला जेनेरेशन ऑटोमेटिकली उसी रास्ते में चलेंगे। নতুন জেনেৰেশ্যন যিখিনি এতিয়া বয়স হৈছে বা বয়সৰ অনুপাতে তেওঁলোকে আগত যদি জন্মদিনাখন কেক কাটিছিলে এতিয়া জন্মদিনাখন এজোপা গছ ৰুব লাগিব, সেই প্ৰেক্টিকেল ডাঙৰ কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ যে জন্মদিনটোত যিমান ষ্টুডেণ্ট মাতিব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱী মাতিব, এজোপা এজোপাকৈ গছ পুলি ৰুই সোনকালে তেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতে মানে সোনকালে সেউজীকৰণ হ'ব, তেতিয়া আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰিম। নহ'লে আমালৈ বহু ভয়ংকৰ অপৰাধ আছে। 100 বছৰৰ ভিতৰত 50 চনৰ ভিতৰত বোলে ভাৰতবৰ্ষত বিশ্বৰ ভিতৰত জনসংখ্যা বেছি হ'ব, তেতিয়া আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ কিমান হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ ভাৰত চৰকাৰ
যিমানবোৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰক আগত যি হ'ল আৰু যিখিনি আছে ইমানতে আমি সংৰক্ষণ কৰি বচাব লাগে তেতিয়াহে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম নহ'লে জীয়াই থকাৰ অসম্ভৱ হৈছে সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ ভাৰত চৰকাৰে সেইটো ডিচিশ্যন ল'ব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰতিটো ষ্টেটত সেইটো যদি কাৰ্যকৰী কৰে তেতিয়া সুন্দৰ ভাৰতখন সুন্দৰকৈ সেউজীয়া হৈ ৰ'ব उनका मैसेज साफ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दुनिया ज़्यादा दिन और नहीं टिकेगा। उसके लिए हमें जल्द से जल्द कदम उठाना पड़ेगा। हमारे फॉरेस्ट मैन ने पिछले 42 सालों से जंगल में ही अपना जिंदगी बिताया। उनको हर एक चीज पता है, कौन सा पेड़ कब उगेगा, कैसे उगेगा और कैसे नहीं उगेगा, उनको ये भी पता है। तो उनके बात को हल्के में लेना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। Let's welcome Jadav Paing, who did this all alone, who asked all of you to follow the path he showed. थैंक यू मेरे बच्चों, आप बोलना जाके सबको अगर एक इंसान ये कर सकता है सब मिलके क्या करेंगे सोचो हाथ बढ़ाओ पौधे लगाओ साथ मिलकर हरियाली बढ़ाओ दोस्तों, फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया अगर अकेले बिना किसी की मदद लिए अपने हाथों से अगर इतना बड़ा एक फॉरेस्ट बना सकता है तो क्या हम बस एक पेड़ नहीं लगा सकते? अगर आप हमारे फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया से इंस्पायर हुए या फिर इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं उनसे, तो बस एक पेड़ लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, अपने घर के इलाके में लगाइए। आपके घर में जगह नहीं है तो बाहर जाके कहीं मंदिर के पास लगाइए, मस्जिद के पास लगाइए, पार्क में लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। और जो पेड़ आप लगाओगे उसका देखभाल करिएगा, उसका ख्याल रखिएगा जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, ठीक उसी तरह आपको भी ख्याल रखना है उस पेड़ का जो आप लगाओगे। उसको आप अपना बच्चा समझिएगा और अच्छे से ख्याल रखिएगा। अब आखिरी में ये वीडियो स्वामी विवेकानंद जी का एक बात से ख़त्म करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हम जो है और जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे पास खुद को बनाने की ताकत है। हम आज जो भी है वो हमारे अपने पिछले कर्मों का परिणाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में हम जो भी कुछ बनना चाहते हैं वो हमारे वर्तमान कर्मों का ही नतीजा होगा। इसीलिए हमें ये जानना होगा कि हमें कैसे कर्म करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जिन्हें लाइक नहीं एक पेड़ ज़रूर लगाइए और अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए, उनको भी इंस्पायर करिए पेड़ लगाने के लिए। तो मिलते हैं अगले और एक प्राउड ऑफ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। And I will never stop.